जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझते हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, मानव के श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है मानव का श्वसन तंत्र। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के या किसी भी क्लास में है, तो इससे जो है हमेशा पूछा जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम से सवाल। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए हम लोग इसके पीछे वाला वीडियो में एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोग पढ़े थे सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें बताए थे कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम का हिंदी, सबसे पहले सिस्टम का हिंदी होता है तंत्र। सिस्टम का हिंदी तंत्र, और तंत्र का मतलब होता है संस्कृत भाषा में ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी अंगों का समूह। तो सिस्टम का मतलब होता है अंगों का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो हम रिस्पायरेटरी सिस्टम किसे कहेंगे, तो हम बोलेंगे अंगों का वैसा समूह जो रिस्पायरेशन की क्रिया में सहायता करते हैं, मदद करते हैं, उसे रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। मतलब वे सभी ऑर्गन जो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन की क्रिया में, यानी श्वसन की क्रिया में सहायता करते हैं, मदद करते हैं, उस सभी ऑर्गन्स को हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो रिस्पायरेशन की क्रिया में जो है वो कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लेकिन मेनली इस वीडियो में हम लोग समझते हैं ह्यूमन रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे, मानव के श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव में जो श्वसन जो है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले चीज़ देखिए, जो हम लोग जो है हमारे बॉडी को श्वसन सांस के रूप में हमारे बॉडी को जो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन तो है वायुमंडल में, यानी वायु में जो है वायु जो है बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो जब हम हवा सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू जो है, सांस के द्वारा जो है वह ऐसा तो है नहीं कि केवल ऑक्सीजन जाता है। तो वायु में जितने भी गैस है सभी क्या है हमारे सांस के थ्रू, नाक के द्वारा जो है वो सांस के द्वारा क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ना लेकर हवा लेते हैं। तो हवा में क्या करता है, हवा जो है बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। क्या है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। वह जो अंदर जाके फेफड़ा जो है वह हवा को क्या करता है, फिल्टर करता है। इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। तो आइए स्टार्ट कर। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग जो है नाक के द्वारा सबसे पहले चीज़ जो है हवा लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन ना लेके क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, क्योंकि हवा सभी गैसों का मिश्रण है। डायरेक्टली क्या लेते हैं, हवा लेते हैं। तो हवा जो है वह नाक के द्वारा सबसे पहले चीज़ क्या लेते हैं, हवा। तो हवा जो है सबसे पहले किस में जाता है, नाक के द्वारा। किसके द्वारा हवा लेते हैं, सांस। तो हम नाक के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अब देखिए, नाक में जो है, नाक में हमारे जो है बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। ये जो है बाल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे जो हवा के द्वारा जितने भी गंदगी जाती है, डस्ट जाती है, धूल, उसको कौन रोकता है, बाल जो है, नाक के बाल रोकने में सहायता करता है। इसलिए नाक के बाल क्या है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले किस में जाएगा, हवा क्या करता है, नाक के थ्रू जाएगा। नाक के बाद जो है हवा जो है नासा द्वार या नासा छिद्र में जाता है। नाक के जो बाल के बाद जो है किस में जाता है, हवा किस में जाता है, नासा छिद्र। इसको बोलते हैं नासा छिद्र, या बोलेंगे नासा द्वार। नासा छिद्र या नासा द्वार। नासा द्वार के बाद जो है यहाँ वाला भाग जो है इसको बोलते हैं नासा कपाट। तो नासा छिद्र के बाद जो है हवा कहाँ जाता है, नासा कपाट में जाता है। यहाँ वाला भाग को बोलते हैं नासा कपाट बोलते हैं। यहीं पे हमारे जो जितने भी हवा के साथ जितने भी धूल कण जाते हैं, गर्दा धूल जो जाता है, वह नासा कपाट में क्या होता है, जमा हो जाता है। कहाँ जमा होता है, नासा कपाट में। इसी नासा कपाट में जमा रहता है। और फिर 1-2 दिन बाद जो है नासा कपाट के द्वारा जो है वह धीरे धीरे क्या करता है, वह नेटा के रूप में, जो नेट्टी के रूप में क्या बोलते हैं उसको, उसके रूप में क्या करता है, बाहर आ जाता है धूल के कण। तो धूल कण कहाँ जमा रहता है, नासा कपाट में। तो सबसे पहले नाक में जाएगा, फिर नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद कहाँ हो जाता है, नासा कपाट। देखिए, नासा कपाट में जाता है। नासा कपाट के बाद जो है वह हमारा हवा जो है वो फेरिंग्स में जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रसिंग। कहाँ जाता है, फेरिंग्स में। नासा कपाट के बाद कहाँ जाता है, फेरिंग्स। इसके बाद हवा कहाँ जाता है, लैरिंग्स में जाता है, जिसको बोलते हैं स्वर तंत्र। फेरिंग्स, इसके बाद लैरिंग्स, इसके बाद कहाँ जाता है, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र में जाता है। स्वर तंत्र इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैरिंग्स। स्वर तंत्र के बाद जो है हमारा हवा जो है वो ट्रेकिया में जाता है। कहाँ जाता है, ट्रेकिया बोलते हैं, या इसको बोलते हैं विंड पाइप। ट्रेकिया, विंड पाइप। ट्रेकिया को हिंदी में बोला जाता है वायु नली, या इसे बोलेंगे श्वास नली। कहाँ जाएगा, श्वास नली में। देखिए, हवा सबसे पहले कहाँ जाएगा, आप ऐसे याद रखें, नाक के द्वारा कहाँ जाएगा, नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद नासा कपाट। नासा कपाट के बाद कहाँ जाएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आपको कहाँ जाएगा, ट्रेकिया। ट्रेकिया यानी श्वास नली। जो पाइप होता है, जो नली होता है, उसी को क्या बोलते हैं, श्वास नली। हवा जाने वाली नली को क्या बोलते हैं, श्वास नली, या इंग्लिश में बोलेंगे विंड पाइप, या बोलेंगे ट्रेकिया। एक ही नाम, एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो ये श्वास नली जाता है। श्वास नली के बाद हमारा जो है वह हवा जो है वह
ट्रेकिया के बाद हमारा हवा जो है वो फेफड़ा में जाता है। कहाँ जाता है? ट्रेकिया। श्वास नली के बाद हमारा जो है हवा कहाँ जाता है? फेफड़ा में। हमारे बॉडी में 2 फेफड़े हैं, दोनों जो चेस्ट के दोनों साइड जो है 2 फेफड़े हैं। तो ट्रेकिया के बाद हमारा हवा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जाता है। आप देखिए फेफड़ा का किस तरीका, फेफड़ा में के बाद हम लोग इस फिगर से समझेंगे। देखिए यहाँ पे हम दोनों फिगर फेफड़ा को फिगर बनाने की कोशिश किए हैं। इसके बारे में देखिए हवा किस तरीके से, देखिए हवा जो है यहाँ भी ये जो नली है, ये पाइप है, इसको बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। इधर से आ रहा है विंड पाइप, तो विंड पाइप या हिंदी में बोलेंगे वायु नली या ट्रेकिया। देखिए विंड पाइप के बाद जो है हमारा हवा कहाँ जाता है? विंड पाइप के बाद हवा जो है, देखिए हमारे बॉडी में कितने फेफड़े हैं? 2 फेफड़े हैं। हमारे बॉडी में 2 फेफड़े हैं, तो एक बायां साइड दाहिना साइड, दोनों फेफड़े जो ट्रेकिया में, हवा किसके थ्रू जा रहा है? ट्रेकिया के थ्रू। तो दोनों फेफड़ों को इस तरीका से जो है ट्रेकिया की नली जो है वो दोनों फेफड़ों में इस तरीका से जाती है। 2 भागों में करते हैं। ट्रेकिया यहाँ फेफड़ा में कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। ट्रेकिया विंड पाइप जो है वह 2 भागों में बढ़ जाता है। तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, इस दोनों फेफड़ों में। इस प्रकार एक देखिए इस साइड चला गया, एक इस साइड। तो ये वाली जो 2 भागों में बटा है इसको बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। ट्रेकिया जो फेफड़ा में 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई कितने होते हैं? 2। एक दोनों फेफड़ा में एक इस तरीके से बढ़ जाता है, इससे ब्रोंकाई। अब देखिए जैसे ही फेफड़ा में जाता है तो फेफड़ा में ब्रोंकाई जो है वो बहुत ही अलग, ब्रोंकाई भी क्या करता है? अलग अलग भागों में, बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे कितने भागों में? बहुत सारे भागों में क्या करता है? तो ब्रोंकाई क्या करता है? इस तरीका से बढ़ जाता है। इस तरीका से फेफड़ा में क्या करता है? बहुत सारे हिस्सों में क्या करता है? बढ़ जाता है। तो ये वाली जो पाइप है, ये पाइप है, इसके द्वारा ही हवा जा रहा है। समझिए कि ऐसी लाइनिंग की ओर दिया हुआ ये पाइप है। तो ब्रोंकाई के बाद हवा किस में जाता है? इस पाइप को बोला जाता है ब्रोंकाई। अलग अलग भागों में फेफड़ा जो है बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है, जिसे बोला जाता है ब्रोंकियोलिस। बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रोंकियोलिस। ये वाला पाइप है, इसको बोलेंगे ब्रोंकियोलिस। क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। इधर यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ये वाला जो पाइप है इसको बोलेंगे ब्रोंकियोलिस। मतलब ब्रोंकाई जो है वो अलग अलग भागों में, बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकियोलिस कहा जाता है। क्या कहता है? ब्रोंकियोलिस। देखिए ब्रोंकियोलिस के बाद ये वाला जो पाइप जितना भी दिख रहा है, ये वाला इस टाइप से पाइप नली है, सब क्या है? ब्रोंकियोलिस है। तो ब्रोंकियोलिस के बाद जो हवा कहाँ जाता है? सबसे अंतिम में हवा जाता है ये वाला जो ब्रोंकियोलिस के ऊपर जो है ये अलग अलग तरीके से गुच्छा के आकार का इस तरीका से बना रहता है, जिसे बोला जाता है एल्वेली। क्या बोला जाता है? एल्वेली। तो अंतिम रूप से जो है फेफड़ा में जो है किस में जाता है? हवा एल्वेली में जाता है। कहाँ जाता है? एल्वेली में। एक बार देखिए हम लोग फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विंड पाइप के बाद हवा कहाँ जाता है? विंड पाइप जो है वो फेफड़ा में 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद जो है कहाँ जाता है हवा? ब्रोंकाई भी अलग अलग भागों में, बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है, जिसे बोला जाता है ब्रोंकियोलिस। क्या बोला जाता है? ब्रोंकियोलिस। और ब्रोंकियोलिस के ऊपर जो गुच्छा के आकृति के दिखाई देता है उसे बोलते हैं एल्वेली। क्या बोलते हैं? एल्वेली। इन्हीं एल्वेली में जो है हमारा हवा रहता है। अभी तक जो है हमारा क्या है? हवा है, ना कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहीं है, पूरी तरह से हवा है। अब देखिए ये जो हवा एल्वेली के बाद जो हवा जो है देखिए लंग्स में, इसके बाद कहाँ जाता है? ब्लड में। एल्वेली के बाद हवा जो है कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। किस में जाएगा? ब्लड में। अब हमको पता है देखिए ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है, इसी के कारण जो है खून क्या होता है? लाल होता है। तो एल्वेली के बाद जो है हमारा हवा कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। कहाँ जाता है? ब्लड में। हम यहाँ पे बना रहे हैं देखिए एल्वेली के बाद हमारा जो हवा जो है वो कहाँ जाता है? यहाँ के बाद एल्वेली के बाद सीधा हवा जो है वो ब्लड में जाता है। और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है, जिसके कारण खून क्या होता है? लाल होता है। ब्लड चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है वह क्या करता है? हीमोग्लोबिन का मेन काम है जो हवा के साथ जो आया है, हवा के साथ जितने भी गैस आया है उस सब में से क्या करता है? छांटेगा। हमारे बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन जो है वह क्या करता है? ऑक्सीजन को रख लेता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने में मिला लेता है, ब्लड में मिला लेता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने में रख लेता है। और बाकी जितने भी गैस है जो हवा के साथ, जितने भी ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जितने भी कोई भी गैस है, सभी गैसों को क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन रख के बाकी सभी गैसों को क्या करता है? इसी एल्वेली के माध्यम से क्या करता है? फिर से विंड पाइप की सहायता से नाक के द्वारा क्या करते हैं? हम लोग बाहर निकल जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रखता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को रख लेता है
और बाकी सभी गैसों को क्या करता है, निकाल देता है। ऑक्सीजन रह के जिस तरीके से आया था एलवेली में, एलवेली को क्या करता है, बाकी सब गैस दे देगा। एलवेली के बाद ये वाला पाइप में जाएगा, ये वाला पाइप के बाद विंड इसमें जाएगा, इसके बाद ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया के द्वारा विंड पाइप के बाद क्या करेगा, नाक के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। इस तरीका से हमारे बॉडी में क्या करता है, ब्लड जो है ये क्या बोलते हैं, हवा जो है इसी तरीका से क्या करता है, घूमते रहता है। अब अब देखिए हम लोग समझते हैं हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन रख लेगा, बाकी सभी गैसों को क्या करेगा, निकाल देगा बाहर, क्या करेगा, नाक के थ्रू क्या करेगा, निकाल देगा। तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के बाद जो है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमको पता है हीमोग्लोबिन जो है पूरे शरीर में हमारा क्या कर रहा है, ब्लड जो है, ब्लड तो पूरे शरीर के सभी अंगों में है, शरीर के सभी अंगों में है, तो सभी हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर के सभी कोशिकाओं को क्या करता है, ऑक्सीजन दे देता है। क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त, ब्लड के द्वारा ही तो होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ही तो होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी में है, शरीर के सभी अंगों में खून है, तो सभी अंगों को क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करेगा, पहुंचा देगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन क्या पहुंचा देगा, ऑक्सीजन किसके पास पहुंचा देगा, शरीर के सभी कोशिकाओं के पास पहुंचा देगा। तो कोशिकाओं के पास पहुंचा देगा। हीमोग्लोबिन के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, कोशिका में, कहाँ जाएगा, कोशिकाओं में जाएगा। इसके बाद सेल में जाएगा, सभी कोशिकाओं में जाएगा। अब कोशिकाओं के पास क्या होता है, ऊर्जा होता है। क्या होता है, ऊर्जा। कोशिकाओं के पास होता है ग्लूकोज, यानी ऊर्जा होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। कोशिकाओं के पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ये ऑक्सीजन जो है इसके बाद जो है ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ने के काम करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ देता है। जैसे ही इसके पास ऑक्सीजन आता है, सभी शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन आता है, तो ग्लूकोज को तोड़ देता है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के बाद जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा और आगे समझते हैं। तो क्या करता है, ग्लूकोज बना देता है। क्या करता है, ग्लूकोज बना देता है। तो यहाँ तक हम लोग समझे। इसका देखिए श्वसन का जो मेन काम है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या समझे, श्वसन का मेन उद्देश्य समझे कि देखिए जैसे ही हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, और तोड़ के क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। हमारे शरीर में ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में रहता है। किसके रूप में, ऊर्जा का निर्माण करता है, एटीपी के रूप में रहता है। यहाँ हम लोग इसके बारे में लिखे हैं, इसको समझाते हैं। तो देखिए किसके रूप में रहता है, एटीपी के रूप में रहता है। तो आपसे पूछेगा श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो श्वसन का मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है ऊर्जा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, ऊर्जा बनाना, एनर्जी बनाना, और क्या करना, ऊष्मा को बनाए रखना। श्वसन से हमें ऊष्मा, शरीर का ऊष्मा जो है बना रहता है। शरीर का क्या बना रहता है, ऊष्मा बना रहता है, और ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए ऐसे भी समझिए, हमारे शरीर में ब्लड जो है वो चारों तरफ से सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है, होते रहता है, जिसके कारण शरीर की ऊष्मा क्या होती है, गर्मी बनी रहती है। अगर जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो क्या करेगा, हमारा ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, श्वसन की क्रिया भी नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा बॉडी ठा जाएगा। ऐसे भी देखिए आदमी जब जिंदा रहता है तो उसका शरीर गर्म बनेगा। जैसे ही आदमी जो आदमी मर जाता है, तो मरा हुआ व्यक्ति का शरीर जो है पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी क्या कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन क्या करता है, जब आदमी मर जाएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन शरीर में रहना नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जिस वजह से क्या नहीं होगा, ऊर्जा नहीं बनेगा, और क्या नहीं बनेगा, ऊष्मा भी नहीं बनेगा। तो इस वजह से मरे हुए व्यक्ति का शरीर क्या होता है, पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। अब देखिए हम लोग इसके बारे में क्या किए, समझ रहे हैं। अब इसके आगे समझते हैं। देखिए इतना हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग समझते हैं, देखिए श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, रिस्पायरेशन। श्वसन जो है, श्वसन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है, श्वसन के मेनली दो प्रकार होते हैं। श्वसन के कितने प्रकार, दो प्रकार। एक होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन इंग्लिश में बोलते हैं इसे एरोबिक रिस्पायरेशन। ऑक्सी श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरा बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन को बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। इसको देखते से बार बार से समझते हैं। ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। नाम में ही ऑक्सी लगा, तो जिसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सी श्वसन। और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, उसे क्या कहेंगे, अनऑक्सी श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनऑक्सी श्वसन। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कैसे होता है, अभी बताया था। श्वसन का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा का निर्माण करना। क्या करना, ऊर्जा बनाना, एनर्जी बनाना। क्या बनाना, एनर्जी बनाना। तो श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, एनर्जी बनता है, ऊर्जा बनता है। किस रूप में बनता है, एटीपी रूप में बनता है। कैसे बनता है, देखिए श्वसन के, देखिए हमारे बॉडी में जो जितने भी सेल हैं, सभी के पास क्या रहता है,
क्या है, ऊर्जा है, क्या है, ग्लूकोज है। सभी कोशिकाओं में क्या है, ऊर्जा रहता है। ऊर्जा की ग्लूकोज है, ऊर्जा नहीं ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जैसे ही हमारे जो हीमोग्लोबिन जो है जैसे ही हमारे बॉडी को ऑक्सीजन देता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। हीमोग्लोबिन तो ये सभी शरीर के सभी कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचाएगा, तो ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद क्या होगा, देखिए हमारे सेल के पास क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो जैसे ही ऑक्सीजन उसमें मिलाएंगे यानी ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज टूट जाएगा। किस रूप में टूटेगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा। C6H12O6 में ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ग्लूकोज जो है वो टूट कर किस चीज़ का निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसका निर्माण करेगा, CO2 का निर्माण करेगा, प्लस में H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, प्लस में ऊर्जा बनेगा। क्या बनेगा, ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में बनेगा, ATP के रूप में बनता है ऊर्जा। पूछेगा ऊर्जा किस रूप में बनता है, ATP। किसके रूप में, ATP के रूप में बनता है। तो ऑक्सीजन शोषण के दौरान हमारे बॉडी में जो है कितना ATP बनता है, 38 ATP बनता है। कितना ATP, ATP के कितने एटम बनते हैं, 38। ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ऊर्जा के कितने एटम बनेंगे, तो 80 कितने ATP बनेगा, तो 38 ATP का निर्माण होता है। कितने ATP, 38 ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको याद रखना, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी के द्वारा क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही क्या बनता है, जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को टूट जाता है तो क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। और जब ऊर्जा बनेगा, जो किस रूप में रहेगा, ATP के रूप में रहेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए अनऑक्सीय शोषण क्या होता है। अनऑक्सीय शोषण बोले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं रहता है तब क्या बनता है, अनऑक्सीय शोषण उसे कहते हैं। इसमें ग्लूकोज जो है वो नहीं टूटता है, ना के बराबर। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम होता है। क्या होता है, ग्लूकोज कम टूटता है। ग्लूकोज इसमें कम टूटता है। ये जो इसमें ग्लूकोज जो है थोड़ा बहुत टूटता है, तो टूट के किस रूप में बनता है, लैक्टिक एसिड। अनऑक्सीय शोषण के दौरान जो है वो किसका निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसमें ऊर्जा के क्या होता है, 2 ATP बनता है। कितने ATP बनते हैं, 2 ATP ही मात्र बनते हैं। तो अनऑक्सीय शोषण में किसका निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। क्या होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम रहता है, मतलब न के बराबर अनुपस्थिति रहता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होगा, तो जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगा, तो मांसपेशियों में क्या आता है, थकाव आता है। मांसपेशियों में अब एग्जाम में पूछा जाता है कि मांसपेशियों में थकाव का क्या कारण है। मांसपेशियों में थकाव का जो कारण होता है वो लैक्टिक एसिड के जमने के कारण होता है। लैक्टिक एसिड के बनने के कारण मांसपेशी थक जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी रेगुलरली कोई दौड़ नहीं रहा है या रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। एक दिन आप जब पहली बार एक्सरसाइज करेंगे या दौड़ेंगे 2-4-5 किलोमीटर दौड़ के देखिए, तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, पूरी तरह से ब्लड जम जाता है। क्या होता है, खून जम जाता है, चलने में दिक्कत होता है 1-2 दिन पूरी। जब फर्स्ट बार आप दौड़ेंगे या फर्स्ट बार एक्सरसाइज करेंगे, तो उसका क्या कारण है, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो आप रेगुलरली अगर आप नहीं दौड़ रहे हैं या नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन उसको हमारे शरीर को पता है कि कितना चाहिए। आप जैसे ही ऑटोमेटिक आप एक बार दौड़ना स्टार्ट कर देंगे या एक दिन फर्स्ट दिन एक्सरसाइज करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या होना, ऊर्जा बॉडी को क्या चाहिए, ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन उसको ज़्यादा चाहिए, और शरीर को क्या है, आदत है नहीं पहले से। तो उस स्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जब भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो लैक्टिक एसिड, हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, अनऑक्सीय शोषण की क्रिया होने लगी, जिस वजह से लैक्टिक एसिड बन जाएगा। तब लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो हमारे मांसपेशियों का आ जाएगा, मांसपेशियों में पूरी तरह से थकाव आएगा, आपको ब्लड जम जाएगा, चलने में दिक्कत होगा। तो इस वजह से हमारा क्या करता है, शरीर लैक्टिक एसिड पूरी तरह से जम जाता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिस वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में मांसपेशियों के बीच क्या होता है, थकान महसूस होता है। इसके बारे में पूछता है हमेशा एग्जाम में, मांसपेशियों के थकाव का क्या कारण, मांसपेशियों के थकाव का क्या कारण है, तो किसके कारण, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या किए, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। आप देखिए अब थोड़ा और आगे समझते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है, इसको मिटाते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा और आगे समझते हैं, इसको मिटाते हैं। पहले थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसके आगे थोड़ा और समझते हैं। देखिए हम लोग इसको मिटा दिए। देखिए ऑक्सीय शोषण जो है एक पूर्ण दान होता है। क्या होता है, पूर्ण दान। इसको मिटा दिए। देखिए ऑक्सीय शोषण जो है क्या होता है, पूर्ण दान, एक छूट गया।
ऑक्सीशोषण क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। क्यों होता है, पूर्ण दहन का मतलब हुआ ग्लूकोज जो है, दहन का मतलब क्या है, पूरी तरह से टूट जाएगा, ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, पूरा इसमें पूरा जितना भी ग्लूकोज है अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन होगा तो उसको जल जाएगा, तो उसको बोलेंगे पूर्ण दहन। क्या बोलेंगे, पूर्ण दहन। लेकिन अनऑक्सीशोषण क्या है, अपूर्ण दहन है, या पूरी तरह से दहन नहीं होता है, पूरी तरह से ग्लूकोज नहीं टूटता है, कम ग्लूकोज टूटता है, इसलिए यह क्या है, अपूर्ण दहन की क्रिया है, पूर्ण दहन है। इसके बारे में थोड़ा और इसके आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, एक समझते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग क्या होता है, इसके बारे में इसको मिटाते हैं हम। ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग आप सुने होंगे श्वसन, एक होता है निश्वसन बोला जाता है, एक होता है निश्वसन, दूसरा होता है निश्वसन। निश्वसन यानी बोलते हैं इंस्पायरेशन, और एक होता है, एक और चीज होता है, दूसरा होता है इसको निश्वसन। इसके बारे में समझते हैं क्या होता है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। यानी एक्सपायरेशन, इंग्लिश में होता है एक्सपायरेशन। देखिए, इसको समझते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग देखिए, सांस को हम लोग देखिए सांस अंदर लेते हैं और सांस को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्वसन। यानी इंग्लिश में बोलेंगे इंस्पायरेशन। इन माने अंदर, ऐसे डायरेक्ट आता है, इंग्लिश वाला ज़्यादा आसान है। इन माने अंदर, तो सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निश्वसन कहलाती है। और सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया निश्वसन, नी मतलब दो बिंदु खाली लगा देंगे, एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो सांस अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निश्वसन कहलाएगी। बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निश्वसन कहलाएगी। तो निश्वसन और निश्वसन, इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसके बारे में हम लोग थोड़ा और आगे समझते हैं कि सभी प्राणियों के मुख्य श्वसन अंग के बारे में समझते हैं, कौन कौन होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे हम लोग आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या है, मतलब मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा है। क्या है, फेफड़ा है, नाक नहीं है, क्योंकि नाक जो है, नाक के केवल माध्यम है, हवा जाने का, सांस लेने का क्या है, माध्यम है। मुख्य श्वसन अंग हमारा क्या है, फेफड़ा है, फेफड़ा से सांस लेते हैं। फेफड़ा नहीं रहेगा तो सांस न ले पाएंगे, न छोड़ पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नाक नहीं भी रहेगा तो मुंह से सांस ले लीजिएगा, चाहे नाक बंद करके भी आप क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो हमारा मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है, न कि नाक है। उसी तरीका से अलग अलग जीवों का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए, अलग अलग, जैसे आपसे पूछेगा मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा है। लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम लोग, मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। क्या है, फेफड़ा। मानव किससे सांस लेता है, फेफड़ा से सांस लेता है, ना कि नाक से। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है, आपसे पूछेगा मछली का मुख्य श्वसन अंग, लिख दे रहे हैं मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स। इसी को बोल सकते हैं आप गलफड़। क्या बोल सकते हैं, गिल्स बोलिए या गलफड़ बोलिए। मछली का देखिए, मछली अगर आप देखेंगे तो मछली के शरीर में थोड़ा बाहर जो निकला रहता है वो पंख जैसा, उसको बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं, गिल्स। उसी से वो सांस लेता है। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है, गिल्स है। मेढक देखिए, मेढक का मुख्य श्वसन अंग क्या है, इसके बारे में सुनते हैं। मेढक जो है वो दो चीज़ों से सांस लेता है। देखिए, मेढक जब आप देखिए, मेढक एक ऐसा प्राणी है जो जमीन के अंदर भी रहता है और जमीन के ऊपर रहता है, इसे उभयचर बोलते हैं। उभयचर किसको बोलते हैं, तो जो जमीन के अंदर भी रहता है, जो स्थल एवं जल दोनों जगह पर रहता है, उसको बोलते हैं उभयचर। तो मेढक जब अगर आप जमीन पर है, मेढक जमीन पर अगर रहता है तो उस स्थिति में जो वो सांस फेफड़ा से लेता है। किससे लेता है, फेफड़ा से। मेढक जब जमीन पर है तो उस स्थिति में सांस वो किससे लेगा, फेफड़ा से। लेकिन वही मेढक अगर जमीन के अंदर चला गया, जमीन के अंदर, उस मेढक जब जमीन के अंदर चला जाता है तो उसको बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था। इसके बाद ये पूछा जाता है बहुत, निष्क्रिय अवस्था। तो जमीन के अंदर किससे सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, जमीन के अंदर चल जाएगा तो मेढक किससे सांस लेगा, त्वचा से सांस लेगा। एक और चीज़ पूछा जाता है, जब मेढक देखिए बच्चा रहता है, मेढक जब बच्चा रहता है, देखिए आप छोटा रहता है मेढक तो वह मछली के समान रहता है। कैसा रहता है, मछली के समान। अगर आप मछली पाले हमें थोड़ा देखिएगा, मेढकवा जाकर लास्ट में मेढक जो छोटा मेढक जो है और धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो छोटा जब मेढक रहता है तो मछली जैसे रहता है, मछली के समान दिखाई देता है। बड़ा हो जाता है तो फिर मेढक बन जाता है। तो जब मछली के समान दिखाई देगा मेढक, उस स्थिति में किससे सांस लेगा, वो गलफड़ से ही सांस लेगा। किससे लेगा, गलफड़ से। और इसके बाद मेढक अगर शरीर धरती के ऊपर है, जमीन पे है तो फेफड़ा से, अंदर है तो त्वचा से सांस लेगा। और देखिए, इसके बाद केंचुआ किससे सांस लेता है, केंचुआ को जाता है किसानों का मित्र बोलते हैं इसको, फार्मर फ्रेंड है। तो केंचुआ किस अंग से सांस लेता है, केंचुआ जो है और त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, त्वचा। केंचुआ में खाली स्किन रहता है, त्वचा, तो उसी से सांस लेता है। अब आपसे पूछेगा तिलचट्टा किससे सांस लेता है, तिलचट्टा, कॉकरोच।
तिलचट्टा जब किससे सांस लेता है? विंड पाइप से लेता है। किससे लेता है? विंड पाइप, या इसी को बोल सकते हैं ट्रेकिया या श्वास नली से सांस लेता है। किससे? पत्ती, पेड़ पौधे जो है किससे सांस लेते हैं? ऑस्टोमेटा से। पौधे का जो मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? रंध्र होता है। पत्ती होता है, पत्ती के अंदर होता है रंध्र। रंध्र किसे कहते हैं? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे, जब आप इसे माइक्रोस्कोप छोटा सी से देखेंगे तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छेद पाया जाता है, उसी को बुलाता है रंध्र। क्या बुलाता है? रंध्र। उसी की सहायता से वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। उसी की सहायता से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। अब हम लोग देखें, यही मेन मुख्य श्वसन अंग है, इसके बारे में हम लोग क्या किए, पढ़ चुके हैं। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में क्या है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। देखिए एक और चीज देखिए, छूट गया डायफ्राम वाला, यहाँ देखिए छूट गया। देखिए हम लोग जो मुख्य सांस डायफ्राम का मेन क्या है, देखिए ये वाला जो दोनों फेफड़ा है, एक दाहिना, एक बायां फेफड़ा, एक दाहिना फेफड़ा, इसके बारे में हम लोग छोड़ दिए थे। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो फेफड़ा है, ये फेफड़ा के नीचे होता है डायफ्राम, इसको बोलता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। ये इसका काम क्या है? देखिए हम लोग सांस तो ले लेते हैं फेफड़ा से, सांस लेने में कौन सहायता करता है? फेफड़ा। लेकिन सांस को छोड़ने के लिए, बाहर छोड़ने के लिए हमें डायफ्राम की सहायता चाहिए। कौन? सांस को बाहर छोड़ने में, धक्का देने में कौन सहायता करता है? फेफड़ा। कौन करता है? फेफड़ा। ये फेफड़ा ही जो है धक्का देता है इधर से, तब क्या करता है? हम लोग सांस क्या करता है? बाहर छोड़ते हैं। क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। तो ये डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम सांस को छोड़ने में सहायता करता है। अगर किसी का डायफ्राम अगर टूट गया तो आदमी क्या करेगा? मर जाएगा, ऐसा है। क्योंकि सांस तो अंदर ले पाएगा लेकिन सांस छोड़ पाएगा नहीं, क्योंकि डायफ्राम अगर टूट गया तो क्या करेगा? आदमी मर जाएगा। इधर कुछ नहीं हुआ है फिर भी डायफ्राम, कभी कभी एक्सीडेंट में होता है, डायफ्राम टूट गया तो आदमी को पता चलेगा कुछ नहीं हुआ, फिर भी मर गया। क्यों मर जाएगा? क्योंकि डायफ्राम टूट गया तो आप सांस अंदर तो ले पाएंगे लेकिन बाहर नहीं छोड़ पाएंगे, जिस वजह से आप क्या हो जाएगी? आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो डायफ्राम क्या है? बहुत जरूरी है। डायफ्राम क्या है? बहुत जरूरी है। ये सांस को बाहर छोड़ने में सहायता करता है। अब देखिए हम जो महिला जब गर्भवती अवस्था में रहती है, मतलब गर्भ में रहती है, तो उस स्थिति में उसके पेट में गर्भवती अवस्था में होने के कारण जो है डायफ्राम जो है वो क्या करता है? ऊपर नीचे नहीं हो पाता है, जिस वजह से महिलाओं में, गर्भवती महिला जो है वो किसकी वजह से सांस छोड़ती है? पसली से सांस को छोड़ता है। किससे? पसली से। तो आप पूछेगा हम लोग को सांस छोड़ने में कौन सहायता करता है? डायफ्राम। लेकिन गर्भवती महिला के लिए सांस छोड़ने में कौन सहायता करता है? पसली। कौन करता है? पसली। क्योंकि डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं हो पाता है उसके पेट में बच्चा होने के कारण। तो इस वजह से क्या करते हैं? गर्भवती महिला, अगर मान लीजिए किसी का पसली टूट गया, अगर महिला अगर कोई गर्भ में है, अगर उसका पसली टूट गया तो डायफ्राम तो उसका पहले से ही काम नहीं कर रहा है, तो पसली अगर टूट गया तब भी उसके क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो इसके डायफ्राम क्या करता है? हम लोग को सांस छोड़ने में सहायता करता है। फेफड़ा क्या करता है? सांस लेने में सहायता करता है। देखिए हम लोग उम्मीद करते हैं इसके बारे में, देखिए ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, मानव का जो श्वसन तंत्र है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।